वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम इसी लेक्चर लॉजिक गेट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी इक्विवेलेंस गेट्स। फर्स्ट टॉपिक विल बी इक्विवेलेंस गेट। इक्विवेलेंस मतलब सिमिलर टू दैट गेट। क्या गेट हो सकता है? जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट बबल एंड गेट, मतलब नाम याद करने की जरूरी है। देखो सिंबल क्या होगा, बबल एंड गेट से बात करते हैं। बबल एंड गेट। बबल एंड गेट क्या होता है? देखिए ये एंड गेट है, इसके इनपुट पे क्या प्रेजेंट है? बबल। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, ये बबल क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ विच गेट। बात है ये, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट गेट क्या है? पहले ये देखो, ये गेट कौन सा गेट है? ये बबल एंड गेट है। बबल क्या रिप्रेजेंट करता है? बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट। ठीक है, अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं ए बी, मेरा आउटपुट वाई क्या मिलेगा? तो अगर इनपुट ये क्या है? एंड गेट, इनपुट पे क्या है? बबल। बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट। तो इस गेट पे इनपुट ए नहीं जा रहा, ए नॉट जा रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट इज द इनपुट। इस बबल पे बी है, तो इसको गेट का इनपुट क्या है? बी बार। तो ये क्या है? एक एंड गेट है, तो आउटपुट विल बी, व्हाट इज द इनपुट टू दिस गेट? ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द इनपुट टू दिस गेट? सेकेंड इनपुट इज नॉट बी, इट्स अ बबल। बबल मतलब नॉट। नॉट होके क्या प्रेजेंट होगा? बी बार। तो दिस इज द आउटपुट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? ये साइन चेंज होगा, बबल कंप्लीट पे आ जाएगा। दिस इज सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये लॉजिक किसका होता है? ये किसका लॉजिक है? दिस इज बूलियन फंक्शन। ये किसका है? दिस इज नथिंग बट अ नॉर लॉजिक। तो ये गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर गेट। दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ, अगर जहां पे भी ये गेट है उसको रिप्लेस किससे किया जा सकता है? एक नॉर गेट से, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नॉर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और फॉलो बाय नॉट। तो दिस इज, अगर इनपुट अप्लाई करेंगे ए बी, आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी और फॉलो बाय नॉट। तो ये बबल एंड गेट किसका इक्विवेलेंट होता है? दिस इज नॉर गेट का। सेकेंड, बबल और गेट। इसके नाम की वजह इसका सिंबल देखना। अगर ऐसा गेट हो तो वो क्या गेट रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक नॉर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बबल और गेट मतलब इनपुट इज नॉट डायरेक्टली, दे आर गिवन लाइक दिस। ये आ गया ए, ये है बी। तो व्हाट इज द आउटपुट? तो ये आउटपुट क्या होगा इसका? तो देखो, इनपुट इज नॉट ए बी, दिस इज बबल। बबल क्या होता है? नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है डिजिटल में। तो ये नॉट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होकर इनपुट जा रहा है, ये बी कॉम्प्लीमेंट होकर इनपुट अप्लाई किया गया है। तो आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट वाई लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, दिस इज और लॉजिक बट इसके इनपुट्स क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं कि ये साइन चेंज करो, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये लॉजिक किसका होता है? ये बूलियन फंक्शन किसका है? दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। यानी कि बबल और गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंट अ नैंड गेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। सो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट। ठीक है, तो ये क्या है? एक नॉर गेट है, ये क्या है? एक नैंड गेट है। सो इक्विवेलेंट गेट्स की बात करें तो बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ नॉर गेट, बबल और गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट। क्लियर? तो ये इक्विवेलेंट गेट मतलब कहीं पे भी अगर ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है तो बबल हमेशा याद रखना क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट। इन्वर्टर रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस और गेट में इनपुट्स क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट पे क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, मींस कंप्लीट पे बाहर आ जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये किसका एक्सप्रेशन बन गया? दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नैंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ, बबल और गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट, बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ नॉर गेट। क्लियर? तो और भी गेट्स हैं, देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट लिखिएगा बबल नैंड गेट। बबल नैंड गेट का मीन्स क्या है? ये नैंड गेट है, इसके इनपुट पे क्या होगा? जो भी प्रेजेंट, ये इनपुट इज बबल, इनपुट इज बबल, ठीक है। अब ए एंड बी, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? तो देखो इस वाले नैंड गेट के लिए, इस नैंड गेट के लिए इनपुट्स आर नॉट ए बी, दिस इज बबल रिप्रेजेंट द नॉट गेट। तो इनपुट क्या आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, इस पे क्या आ रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। सो आउटपुट विल बी, जो इनपुट वेरिएबल है उसका एंड फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आता है इनपुट्स, उसका क्या करा? नैंड, एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये इसको डिमॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बार बार। तो ये क्या होता है? दो बार एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सेम वेरिएबल आएगा, किसी भी वेरिएबल पे दो बार कॉम्प्लीमेंट हो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। तो ये क्या, ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है? और गेट। यानी कि बबल नैंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ वन और गेट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ और गेट। तो ए एंड बी आर द इनपुट्स, आउटपुट इज वाई। तो हमारे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? और गेट का एक्सप्रेशन। तो ये बबल एंड गेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक और गेट रिप्रेजेंट करता है। तो बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ वन और गेट। नेक्स्ट बबल नॉर गेट। अब देखिए अब ये सिंबल है, ये सिंबल किसका होता है? देखिए ये बबल और गेट है, मींस इनपुट के कॉम्प्लीमेंट होके आ रहे हैं। ए एंड बी इनपुट अप्लाई किया, इसका क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ये बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्वर्टर। तो इस नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? वन इनपुट इज ए कॉम्प्लीमेंट, अदर इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों वेरिएबल्स का और फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी मॉर्गन से इस पे क्या आएगा? ए बार बार, ये साइन चेंज होगा तो और का क्या हो जाएगा? एंड। ये बार इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? बी बार बार। और किसी भी वेरिएबल पे दो बार हो तो क्या आता है? सेम वेरिएबल। तो ये पे क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। तो ये आउटपुट एक्सप्रेशन किसका बन गया? एंड गेट का बन गया। यानी कि बबल नॉर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? वन एंड गेट के। दिस इज रिप्रेजेंट द एंड गेट। इक्विवेलेंट गेट पढ़ रहे हैं, मतलब अगर कहीं पे भी बबल और गेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बबल नैंड गेट है, उसका अल्टरनेटिव गेट या इक्विवेलेंट गेट क्या है? और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? एक तरह से एक और गेट की हो गई, या इक्विवेलेंट गेट्स कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस करके हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक और गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उसका इक्विवेलेंट, वही जो काम ये गेट कर रहा है वही क्या करेगा? ये लॉजिक गेट काम करेगा। तो ये क्या हो गया? उसका इक्विवेलेंट गेट्स हो गया। तो हमने देखा बबल और गेट, बबल एंड गेट, बबल नैंड गेट, बबल नॉर गेट। अब देखिए अगर प्रॉपर्टीज याद है एक्सोर और एक्सनॉर की, तो एक और सर्किट है, ये बताना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज एन इक्विवेलेंट टू, ये लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक को कॉम्प्लीमेंट करा और वाई आउटपुट पूछा वाई। तो देखो इसका ये क्या है? एक एक्सोर गेट है, यहां पे बबल है, यहां बबल है मतलब नॉट गेट है। तो ये ए का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए बार, देखिए ए बार बी प्लस आउटपुट एक्सप्रेशन एक्सोर गेट का क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। लेकिन अब की बार इनपुट ए नहीं है, ए बार इनपुट है, तो इस पे ए बार बार, इसका ए बार। तो ये आउटपुट एक्सप्रेशन किसका बन जाएगा? ए बी प्लस ए बार बी बार, आउटपुट वाई। तो ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है? ए एक्सनॉर ए बी प्लस ए बार बी बार, दिस इज एक्सनॉर लॉजिक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सनॉर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर प्रॉपर्टीज से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं आउटपुट वाई को? दैट कैन बी रिटन एज ए बार एक्सोर बी, यही तो होता है। ये क्या हुआ? अब की बार ए बार एक्सोर बी हो रहा है, इनपुट टू दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है? बी। तो इन दोनों का क्या करना है? एक्सोर। तो ए बार एक्सोर बी,
अब हमें पता है जब भी बार हटता है तो क्या होएगा, साइन चेंज होएगा, तो बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉर बी। तो ये लॉजिक किसका है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द एक्स नॉर गेट। ठीक है, यानी कि ये गेट कौन सा है, अगर इस गेट का नाम पूछा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्स नॉर गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नेक्स्ट वे बात करें, ये गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ विच गेट। तो देखो अब इसके दोनों ना देखे, एक ही जगह बबल है, मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और लॉजिक गेट कौन सा है, एक्स नॉर लॉजिक गेट है। तो आउटपुट एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनपुट बी नहीं है, बी बार आ रहा है, ये बबल है, नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बार हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा बीच का, तो ये क्या है, एक्स नॉर है तो क्या हो जाएगा, एक्सॉर। तो दिस रिप्रेजेंट द एक्सॉर गेट। तो ये गेट क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ वन एक्सॉर गेट के बराबर है ये। अगर मैं बबल एक्सॉर गेट की बात करूं, दोनों ही इनपुट्स क्या कर दिए गए, इन्वर्ट कर दिए गए, दिस इज एन इक्विवेलेंट ऑफ विच गेट। तो देखिए बबल रिप्रेजेंट द नॉट गेट, ये क्या है, आगे क्या लगा हुआ है, एक्सॉर, इसके इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट पे कैसे लिखूंगा मैं, ए कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर किसका के साथ करना है, बी कॉम्प्लीमेंट से, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अब की बार इनपुट ए भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होके आ रहे हैं, मतलब इसका इन्वर्टर हो रहा है, मतलब एक नॉट गेट से पास हो रहा है ये, तो ये क्या आएगा, ए बार, यहां पे क्या आएगा, बी बार, उन दोनों का एक्सॉर होगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ, अगर बार हटाएंगे तो साइन चेंज, ये आ गया, अगर फिर से बार हटाएंगे तो दोबारा साइन चेंज होगा, तो ए एक्सॉर बी, यानी कि दिस बबल एक्सॉर गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ किस गेट के बराबर होता है, ए एक्सॉर बी, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये ए एक्सॉर बी के इक्विवेलेंट ही है। तो दिस रिप्रेजेंट द एक्सॉर गेट। ठीक है, यानी कि ये जो बबल एक्सॉर, दोनों इनपुट्स को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या आता है, सेम गेट ही आता है एक्सॉर में। ये एक्सॉर गेट था, तो दोनों इनपुट्स को इन्वर्ट कर दिया तो भी क्या बना, ये एक्सॉर गेट, यानी कि दिस गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ वन एक्सॉर गेट। क्लियर। तो ये गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सॉर गेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर बबल एक्सनोर गेट की बात करें, दिस इज इनपुट ए बी, आउटपुट इज वाई, तो ये क्या बनेगा, देखिए इसका इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट, इसका इनपुट बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या एक्स नॉर लॉजिक, तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें प्रॉपर्टी से, बार हटाएंगे, देखिए इस वाले लॉजिक गेट में इनपुट था ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का एक्सनोर हो रहा था, तो इनपुट ए भी नहीं है, बार की बबल की वजह से क्या है, ये नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटपुट इसका लॉजिक गेट का इनपुट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इस लॉजिक गेट का इनपुट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का ऑपरेशन क्या करना है, एक्स नॉट। अब देखिए प्रॉपर्टीज रिवाइज कीजिए, अगर बार हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, तो ए एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये वाला बार हटाऊंगा फिर साइन चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर बी, तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्स नॉर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं दोनों इनपुट को इन्वर्ट्स कर दूं तो भी क्या होता है, सेम ही क्या आएगा, मेरा गेट सेम ही गेट रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सेम एक्स नॉर गेट ही रहेगा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द एक्स नॉर गेट। यानी कि एक्सोर और एक्सनोर में क्या पता लगा, अगर दोनों इनपुट को इन्वर्ट कर दें तो भी क्या रहता है, लॉजिक गेट सेम ही रहता है, लेकिन अगर एक इनपुट को
कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो एक्सोर एक्सनोर में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सनोर एक्सोर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट गेट्स। अगर ये गेट है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, बबल एंड गेट है तो किसके इक्विवेलेंट गेट है, क्योंकि ये सर्किट में यूज हुए कहीं पे मिलेगा। अभी डिकोडर सर्किट पढ़ेंगे, वहां पे बबल एंड गेट, बबल नॉर गेट सर्किट में प्रेजेंट होंगे, तो पता होना चाहिए वो गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या इक्विवेलेंट किसके गेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम में क्या करना है हमें। सपोज दिस इज वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी, दिस इज वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी। अब हमें हर एक का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस कंप्लीट इज रिप्रेजेंट वेरिएबल ए, दिस कंप्लीट रिप्रेजेंट वेरिएबल बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। मतलब अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला रीजन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या फिर जो कॉमन पोर्शन है उसकी वैल्यू क्या होएगी, ठीक है। ये जो कॉमन पोर्शन आया इसकी वैल्यू क्या होएगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ब्लू वाले रीजन की, सिर्फ ब्लू वाले रीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ये पार्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये सारा पार्ट किसका है, ये पूरा था ए, ये वाला पार्ट बी में भी इंक्लूडेड है, तो ये वाले पार्ट की अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जो ब्लू रीजन है मेरा सारा कंप्लीट ब्लू रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो जो पार्ट ए का है लेकिन बी का नहीं हो, वो ही है ये वाला ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए बट नॉट बी, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर ये सर्कल ए है तो उसके बाहर वाला सारा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। इफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट द ए, तो इसके बाहर क्या होगा, सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मुझे एंड ऑपरेशन करता हूं तो क्या आता है, कॉमन रीजन। तो मैंने ये लिया ए, लेकिन बी के बाहर वाला सारा रीजन आ गया। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन रीजन क्या आएगा, यही बचेगा। ए और बी कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा रीजन आ गया, इसके बाहर वाला सिर्फ। अगर मैं सेंटर वाले की बात करूं कि ये रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन क्या होगा, ये ग्रीन रीजन, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। कॉमन पार्ट कैसे देखा जाता है, ए एंड बी। तो दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ए एंड बी। अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन की, जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, बी का, लेकिन ए का नहीं है, दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन विल बी, ये वाला पार्ट कितना होगा इसका, तो ये वाला पार्ट होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बी, लेकिन ए के बाहर, ए से बाहर जो भी हो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारा कवर कर देगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी में जो कॉमन रीजन होगा वही होगा ये। तो दिस इज नथिंग बट ए बार बी, ठीक है, ए बार बी। तो ये रीजन क्या है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी। तो वेन डायग्राम में देखो जो कॉमन रीजन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय एंड ऑपरेशन। ए और बी का कॉमन एंड ऑपरेशन क्या होता है, ए और बी में कॉमन रीजन क्या है, सिर्फ ये, यानी कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए एंड बी। ये बाहर जो बच गया एरिया वो क्या होगा, वो ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, बी का रीजन है बट ए में नहीं होना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये आ गया। ये तो 2 वेरिएबल का हुआ। अगर 3 वेरिएबल की बात करें, देखिए 3 वेरिएबल की मतलब 3 वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक रीजन आया ये, ठीक है, दूसरा रीजन आया ये 3 रिप्रेजेंटेशन है, ए, ये बी है, ये 3 वेरिएबल्स का है सी, ठीक है। अब देखिए कितने रीजन बन रहे हैं, बिकॉज हर एक का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखिए
एक रीजन आया ये, सेकंड एक ये रीजन आएगा, इसका क्या करें, देखिए एक रीजन है ये, ठीक है, और एक रीजन आएगा ये, क्लियर। अब एक रीजन है ये दिस पार्ट, तो देखो हर एक की वैल्यू अलग आएगी। एक रीजन है ये, एक रीजन आएगा ये, तो इस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा कंप्लीट रीजन देखिए। अब इनकी वैल्यूज बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, इसके बूलियन एक्सप्रेशन क्या होंगे, ठीक है। तो इस पे बेस जो भी होगा वो, अगर तुम्हें हर एक का एक्सप्रेशन पता है हर एक एरिया का और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो कोई भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखिए, ये अगर मैं इस वाले सेंटर वाले की बात कर रहा हूं तो ये रीजन क्या है, ए में भी है, ये बी में भी है, ये सी में भी है। दिस कंप्लीट सर्कल ये किसका है, ए का। ये कंप्लीट सर्कल किसका है, बी का। ये कंप्लीट सर्कल किसका है, सी का, ठीक है। तो अब ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये क्या है, ए का पार्ट भी है, बी का पार्ट भी है, सी का पार्ट भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी एंड सी। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एंड बी एंड सी। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, सिर्फ ये क्या है, ए का पार्ट है लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए। अगर मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं तो ये रीजन क्या हुआ, ये ए का पार्ट है लेकिन बी में नहीं है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट बी से बाहर, सी में नहीं है यानी कि सी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ये पोर्शन, ये यहां से यहां तक, ये यहां तक वाला, ठीक है। तो ये पूरा ये कवर होगा इस सर्कल के बाहर, ठीक है। तो ये जितना भी पोर्शन है ये क्या है, ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, सी का पार्ट नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बी के बाहर होता है सारा, बी से बाहर जो भी क्या होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट, सी के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट। अगर उनका हम कॉमन पोर्शन निकाल रहे हैं ए के साथ, तो क्या आएगा, ए एंड बी बार एंड सी बार। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हुआ, ए बी बार सी बार। सिमिलरली अगर इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये किसका पार्ट है, सी का, लेकिन ये वाला पार्ट ना ए में है ना बी में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन दिस इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ बी, ए नॉट पार्ट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ सी ओनली। तो ए बार बी बार सी आ गया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पोर्शन की, तो इस वाले पोर्शन का क्या होगा, देखिए इस पोर्शन का क्या होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ बी ओनली, ए के भी बाहर है, सी के भी बाहर है, ना ए का में इंक्लूड होना चाहिए ना सी में इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर, बी सी कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर, लेकिन कॉमन पोर्शन विद बी। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ए बार बी एंड सी बार। सो ये क्या बन गया, ए के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंक्लूड और सी के भी बाहर, तो सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब ये देखो, ये दोनों रीजन लिखते हैं, ये तीनों रीजन रह गए। अब देखिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाले पोर्शन की, सिर्फ ये जो रेड रीजन है, ये क्या होगा, ये रेड रीजन क्या होगा, इसकी वैल्यू लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, द बुलियन फंक्शन विल बी। देखो ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, लेकिन ए और बी का अगर कॉमन पार्ट देखे तो ये पूरा है ए और बी में, लेकिन ये वाला पोर्शन किसमें है, सी में भी है। अगर सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं तो ये ए और बी का कॉमन पार्ट तो है, लेकिन सी के बाहर है, ये सी का सर्कल जा रहा है, तो सी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ए बी बट एक्सक्लूडिंग सी, या सी के बाहर वाला रीजन, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, ए और बी का कॉमन रीजन, लेकिन सी से बाहर है, तो सी कॉम्प्लीमेंट, सी का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये वाला पोर्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए ये वाले, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा,
ये पोर्शन है, देखो बी और सी का कॉमन पोर्शन है, ये बी सर्कल जा रहा है, ये सी सर्कल, ये बी सी कहलाएगा, लेकिन ए में नहीं है। देखो ए सर्कल यहां से पास कर रहा है, तो ए के बाहर का रीजन है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट है। वो बी और सी है, लेकिन ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या रीजन कहलाएगा, ये ए बार बी सी। क्लियर। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो इस वाले पोर्शन को बताओ क्या कहेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, इस वाले पार्ट का। ये देखो ए और सी में इंक्लूड है, यानी कि ए सी आएगा, लेकिन ए और सी में तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, लेकिन इतना सा पोर्शन चाहिए हमें। तो ये देखो ये सर्कल बी का पार्ट नहीं है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है ये ए और सी का कॉमन रीजन, और क्या होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट, बी में नहीं होना चाहिए। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो ए और सी का कॉमन रीजन बट बी में इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो गया, बी बार। अगर मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये क्या है, बी सी का कॉमन रीजन है बट ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो ये ए बी में है बट सी में नहीं है, तो ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सेंटर वाला जो सिर्फ ब्लू रीजन है, ये सेंटर में है, वो किसका कॉमन पोर्शन है, वो तीनों का कॉमन पोर्शन है। दिस रिप्रेजेंट ए बी सी। ठीक है। एंड ऑपरेशन मतलब कॉमन, एंड क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट, डॉट रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन, तो ये क्या बताएगा, कॉमन रीजन। अगर सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो ये क्या है, ए का पार्ट है, लेकिन ना बी में है ना सी में है, तो ए बी बार सी बार। अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये क्या है, सिर्फ बी का पार्ट है, ना ए का पार्ट है ना सी का पार्ट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, सिर्फ सी का पार्ट है, ना ए में है ना बी में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो ये हो गए सारे वेन डायग्राम, 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें हर एक का एक्सप्रेशन जानना है। अगर कॉमन रीजन है तो ए एंड बी, अगर इस बात की बात कर रहे हैं तो ये ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं तो ये बी का पार्ट है लेकिन ए का पार्ट नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमाइज बूलियन फंक्शन ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए अब शेडेड रीजन बता रहे हैं। देखिए दिस पोर्शन इज कंप्लीटली शेडेड। इसका मिनिमाइज बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा पे शेडेड दे रखा है, मतलब ये पूरे का मिनिमाइज बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करते, हर एक का पहले इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा फंक्शन क्या होगा। दिस पार्ट इज सपोज दिस इज ए, दिस वेरिएबल बी, दिस वेरिएबल रिप्रेजेंट सी। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका मिनिमाइज बूलियन फंक्शन क्या होगा, ये वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो शेडेड रीजन है उनका वेरिएबल्स की वैल्यू लिखो। ये वाला पोर्शन क्या होता है, दिस पार्ट इज, दिस इज ए बी सी, ए एंड बी एंड सी। ये पोर्शन क्या होगा, ये बी और सी का पार्ट है लेकिन ए का पार्ट नहीं है, तो क्या लिखूंगा इसको, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ये ए का पार्ट नहीं है बट बी और सी का पार्ट है, तो ए बार बी सी। ये वाला फंक्शन क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट क्या होगा, बूलियन फंक्शन। ये ए और सी का पार्ट है बट बी का पार्ट नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखूंगा ए बी बार सी। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये ए बी का पार्ट है बट सी के बाहर है, यानी कि ए बी सी कॉम्प्लीमेंट।
आगे सबकी वैल्यूज लिख ली। अब फंक्शन लिखो क्या होगा, तो फंक्शन विल बी इसका पावर वैल्यू ए बी सी बार, नेक्स्ट इसकी वैल्यू ए बी सी, नेक्स्ट इसकी वैल्यू ए बार बी सी, नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या है ए बी बार सी। ये फंक्शन आ गया। क्या ये मिनिमाइज, हमें क्या बताना है, फंक्शन नहीं बताना, मिनिमाइज फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन बताना है। तो मिनिमाइज फंक्शन क्या होगा, अब ये 3 वेरिएबल का के मैप है, चाहे इसको डायरेक्टली बुलियन लॉज एंड थ्योरम से कर लो या के मैप से कर लो। तो मैं के मैप से करता हूं, तो ये क्या है 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का। अब देखिए फंक्शन कैसा है, एसओपी फॉर्म में गिवन है, एसओपी फॉर्म में गिवन है तो क्या होगा, एसओपी फॉर्म में बार है तो बार नहीं है तो 1, बार है तो 0, तो इसके बी के ऊपर बार नहीं है तो 1, सी के ऊपर बार है तो 0, इसके ऊपर 1 कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, दिस इज 0 1 1, इसके ऊपर कोई बार नहीं है 1, इसके ऊपर बार है तो 0, इसके ऊपर बार नहीं है तो 1। यही अब तक सीखा है एसओपी फॉर्म में। तो फंक्शन गिवन था एसओपी फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यानी कि इन पोजीशंस पे क्या आएगा, 1 आने वाला है। ये प्रोडक्ट टर्म जब जब ये ट्रू होगा आउटपुट 1 होगा, जब ये ट्रू होगा आउटपुट 1 होगा, जब ये ट्रू होगा आउटपुट 1 होगा, जब ये ट्रू होगा आउटपुट 1 होगा। यही 2 चीजें एसओपी में पढ़ी है कि वेरिएबल को कब 1 असाइन करते हैं जब कोई बार प्रेजेंट ना हो, 0 असाइन करते हैं जब बार उसके ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट टर्म क्या देती है, आउटपुट 1 देखिए, जब भी A1 B1 C0 होगा आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो अब देखिए किस सेल में 1 1 0 होगा, देखिए 1 1 0 कौन से सेल में है ये 1 1 0 A1 B1 C0, A1 इसमें B1 C0, दिस इज B1 C0, तो कॉमन सेल क्या आ गई, ये आ गई A1 B1 C1, कौन सी वैल्यू होगी, अगर ये तो वैसे ही डायरेक्टली मेन टर्म्स गिवन है तो या तो डेसिमल वैल्यू लिख लो या हर सेल का वैल्यूज क्या होती हैं 1 1 1, A1 B1 C1, तो सेल कौन सी आ गई ये A0 B1 C1, A0 B1 C1, तो ये वाली सेल आ गई, दैट इज 1, A1 B0 C1, तो A1 B0 C1, तो कॉमन सेल क्या आ गई ये, तो आ गया 1 1 1। अब क्या करेंगे, के मैप ड्रॉ हो गया इस बुलियन फंक्शन का। नेक्स्ट हम इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं, पहले सबसे बड़ी ग्रुपिंग 8 की पॉसिबल नहीं है, फिर ग्रुपिंग देखेंगे 4 की, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो किसकी ग्रुपिंग देखेंगे अब, क्योंकि 4 एडजेसेंट सेल्स में तो 1 नहीं आ रहा, तो अब पेयर देखते हैं कितने पेयर बनेंगे। तो देखिए 1 पेयर, 2 की ग्रुपिंग पॉसिबल। अब ये 1 खाली रह गया, ये 1 कहां जाएगा, ना इसके बाद 0 है ना ये 0, तो ये इससे ग्रुपिंग करेगा। अब ये वाला 1 खाली रह गया, इसके पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो ये इससे ग्रुपिंग बनाएगा, तो ये 3 ग्रुपिंग पॉसिबल हो गई। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर हम देखें, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो जब इसका ये कवर किया ये पोर्शन, तो ये क्या आएगा, इसका ग्रुप बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, वंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो देखो इन 2 सेल्स में क्या कॉमन है, यहां से देखेंगे 0 1 कॉमन नहीं है, ये इन दोनों सेल्स में क्या वैल्यू कॉमन है 1 1 1 1, यहां पे भी है 1 1, यहां पे भी है 1 1, किसका है BC का, तो 1 है मतलब 9 बार, तो दैट विल बिलोंग्स टू B एंड C, तो एक प्रोडक्ट टर्म आ गई प्लस। इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो इन 2 सेल्स में क्या कॉमन है, देखिए यहां से लेफ्ट 1, ये 1 इसमें भी है, ये 1 इसमें, किसको बिलोंग करता है A, तो दिस इज A। अब इन 2 ऊपर चेक करेंगे क्या कॉमन है 0 1 1, क्या है ये 1 कॉमन है, ये 1 किसका है C का, तो C प्लस इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, देखिए 1 कॉमन होगा, अगर मैं रो वाइज चेक करूं तो ये 1 यहां पे भी है, ये 1 यहां पे भी है, दैट बिलोंग्स टू A। अगर मैं ऊपर चेक करूं, इन 2 सेल्स में चेक करना है कॉमन क्या है, तो 1 1 1 1 0 क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, ये 1 किसकी वैल्यू होगी B की, तो क्या लिखूंगा B। तो दिस इज द मिनिमाइज बुलियन फंक्शन AB AC BC। So minimize function of this shaded area will be this AB
BC and AC. This is the minimized Boolean function for this given expression. तो वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, हर एक शेडेड हर एक पोर्शन, तो 2 और 3 वेरिएबल से ऊपर आता भी नहीं है, तो हर एक का फंक्शन क्या होता है रीजन का वो देख लेना बस। उसके बाद जो भी शेडेड रीजन हो मिनिमाइज पूछा होगा या उसका बूलियन फंक्शन पूछा होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन है, सपोज ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट का आउटपुट, दिस फंक्शन f1, दिस इज फंक्शन f2, f1 is given as, this is a 5 variable of 3 variable function with min terms 0 1 3, output is f, and the min terms of function is of a b c, and the min terms are present at 1 2 4. find फंक्शन f, फंक्शन f क्या होगा, फंक्शन f की min terms क्या होंगी, ठीक है, फाइंड द फंक्शन f, ये जो आउटपुट है ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, इसके आउटपुट फंक्शन की मिन टर्म्स क्या होगी। अगर ये क्या लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो इनपुट्स अप्लाई किए गए f1 और f2, f1 की वैल्यू ये, f2 की वैल्यू ये, व्हाट इज द मिन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन f। तो देखो ये मिन टर्म्स है, तो देखो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो एक ट्रुथ टेबल बनाए, ये फंक्शन क्या है 3 वेरिएबल्स का, ये भी फंक्शन क्या है 3 वेरिएबल्स का। एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब when f1 f2 both are 1, आउटपुट इज 1। अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाए, कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो देखिए फंक्शन f क्या होगा। पहले f1 देखते हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली ABC नहीं अप्लाई कर रहे, हम f1 f2 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फंक्शन f1 की मिन टर्म्स कहां पे हैं, 0 1 और 3 पे, 0 1 और 3 पे मिन टर्म्स हैं। तो देखिए 0 0 0 दिस इज 0, नेक्स्ट इज 1 0 0 1, दिस इज, ये क्या है मिन टर्म्स, मतलब इनके इन पोजीशंस पे क्या होगा ट्रुथ टेबल में 1 होगा। ये क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये नंबरिंग कहां से जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये किसका कोड होता है, बाइनरी कोड 0 का। ये किसका कोड है, बाइनरी कोड 1 का। तो 0 1 और 3 का है 0 1 1, दिस इज 3, तो यहां पे आउटपुट 1 है, बाकी सारी जगह आउटपुट क्या है 0। क्लियर? अब f2 फंक्शन में, f2 फंक्शन भी क्या है 3 वेरिएबल का फंक्शन है, जिसकी मिन टर्म्स कहां पे 1 2 और 4 पे है, 1 2 और 4 पे मिन टर्म्स है। तो दिस इज 0 0 1, ये 1 2 0 1 0, दिस इज 2, नेक्स्ट 4 1 0 0, दिस इज 1। बाकी सब प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0। इसकी 3 मिन टर्म्स हैं, 1 2 और 4 पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, बाकी से प्लेसेस पे क्या आ रहा है आउटपुट 0। क्लियर? तो अब फंक्शन क्या बनाना है f1 एंड आउटपुट फंक्शन f को क्या लिख सकता हूं f1 एंड f2। अब f1 f2 की वैल्यूज आ गई। अब ये किससे पास कर रहे हैं हम, एंड गेट से पास कर रहे हैं। एंड गेट में क्या होता है देखो, अब ये भूल जाओ, अब यहां से चेक करो, f1 1 है f2 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ऑफ एंड गेट f1 f2 आ गई वैल्यू 0 1 में, ये एंड गेट से पास कर रही है, तो 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो कितनी मिन टर्म्स आई f2 f में, आउटपुट फंक्शन की मिन टर्म्स एक ही है, सिर्फ कौन सी पोजीशन पे है ये
F2 फंक्शन की सिर्फ एक ही मिन टर्म प्रेजेंट है, तो F विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ये क्या होगा, कितने कौन सी पोजीशन पे 1 है, 0 1। देखिए 0 0 1 पे 1 है, अगर ये फंक्शन की बात करें मिन टर्म्स की, 0 0 1 पे 1 है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ओनली 1 मिन टर्म्स एट पोजीशन 1। तो ये क्या हो गया, आउटपुट फंक्शन f हो गया। ये फंक्शन भी क्या 3 वेरिएबल्स का था, मतलब f1 एंड f2, f1 f2 आर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो इसका एंड ऑपरेशन किया तो आउटपुट क्या आया, f1 एंड f2। तो इसमें कहां कहां 1 था वो चेक किया, इसके बाद एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया इन दो में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टेबल बन गई। तो क्या पता लगा, सिर्फ एक ही मिन टर्म प्रेजेंट है f में, कहां पे, दिस इज एट पोजीशन 1 0 0 1। तो इसको बाय डेसिमल में क्या लिखूंगा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म एंड दिस इज 1। तो आउटपुट फंक्शन f क्या आया, ओनली 1 मिन टर्म। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या यूज शॉर्टकट समझो, एंड गेट में अगर मिन टर्म्स गिवन है 0 1 3 1 2 4, तो कॉमन मिन टर्म्स पास होती है। अगर इसका लिख रहा हूं 0 1 3, दिस इज 0 1 3, इसको क्या है 1 2 4, अगर ये एंड गेट से पास करी जाएंगी तो क्या होगा, सिर्फ जो कॉमन मिन टर्म्स होती हैं वही पास होती हैं आउटपुट पे। ये f2 की वैल्यू है। तो अब देखो ये एंड गेट था, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है ओनली मिन टर्म 1, तो दैट विल बी पास। बाकी जो कॉमन नहीं है वो मिन टर्म आउटपुट में पास नहीं होती इन केस ऑफ एंड गेट। लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या था, इसका ट्रुथ टेबल बनाया, फंक्शन f1 का बनाया, फंक्शन f2, और f1 एंड f2 इज द आउटपुट फंक्शन f, तो उसकी मिन टर्म्स कैलकुलेट कर ली। अगर ये फंक्शन की टर्म्स में होता तो 0 0 1, मतलब a बार b बार c इज द आउटपुट फंक्शन f। ठीक है, हमें मिन टर्म्स बतानी थी, तो सिर्फ पोजीशन 1 पे क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि एंड गेट में जो कॉमन मिन टर्म्स होती है सिर्फ वही पास होती हैं आउटपुट में। तो कॉमन मिन टर्म क्या थी, 0 1 3 और 1 2 4 में सिर्फ एक ही कॉमन मिन टर्म थी, दैट इज 1। तो वही 1 क्या हुई, आउटपुट में पास होगी। तो इसी पे बेस से एक क्वेश्चन देखना, find all possible minterms of function f3 for output of AND gate to be 0, output of AND gate या output of AND gate to be 0। अब देखिए ये फंक्शन f है, यानी कि फंक्शन आउटपुट फंक्शन क्या गिवन है, उसमें कोई मिन टर्म्स नहीं प्रेजेंट, f0 मतलब सारे आउटपुट क्या है 0 0 0। फाइंड ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स ऑफ फंक्शन f3 फॉर फंक्शन f टू बी 0 और आउटपुट ऑफ एंड गेट टू बी 0। क्या होगा, तो यही लॉजिक लगाएंगे कि जब कॉमन मिन टर्म्स होती है वही पास होती हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर f3 में देखना है हमें क्या पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकती हैं, ताकि क्या रहे इस आउटपुट 0, मतलब ये फंक्शन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज, कुछ भी इनपुट दे आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मिन टर्म होगी मेरे पास 0, तो 0 3 कौन सी वैल्यू पास होने वाली है आउटपुट पे वो बताओ। जो तीनों जो कॉमन मिन टर्म होती है सिर्फ वही पास होती है। अगर 0 में अप्लाई करूंगा यहां पे, तो 0 क्या तीनों के पास है क्या, नहीं, तो आउटपुट में आएगी क्या मिन टर्म, नहीं। एंड गेट में क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन मिन टर्म होती है वही पास होती है आउटपुट में। तो अगर मैं f3 को लिख दूं मिन टर्म 0, f3 इज रिप्रेजेंटेड एज मिन टर्म 0, क्या होगा 0 तो सिर्फ इसके पास, इस दोनों के पास है, इसके पास तो है नहीं, यानी कि ये तीनों के पास होगी तभी आउटपुट पे पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट, यानी कि 0 कैन बी द मिन टर्म्स ऑफ f3। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 1,
ये 1 क्या इन दोनों के पास है, तीनों के पास तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, आउटपुट में पास नहीं होगा। अगर आउटपुट में वही मिन टर्म पास होगी जो तीनों के पास होगी तो 1 भी हो सकती है। इसने पूछा ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स, F3 में कितनी पॉसिबल मिन टर्म्स हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 2 अप्लाई करूं तो ये देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास है, यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 2 तो इसके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमन मिन टर्म्स ही क्या होती हैं, आउटपुट पे पास होती हैं। अगर नेक्स्ट बात करें 2 नहीं हो सकता तो 3 बिल्कुल हो सकता है, 3 इन दोनों के पास है, इसके पास तो है ही नहीं, तो क्या होगा, आउटपुट 0 ही आएगा। 4 की बात करूं तो इन दो के पास है, तीनों के पास होना चाहिए तभी आउटपुट क्या होता है, 1, नहीं तो आउटपुट क्या है, 0। ठीक है ना, ये मिन टर्म है। 5 की बात करूं तो पॉसिबल है सिर्फ इसी के पास, 6 की बात करूं इसी के पास है, 7 की बात करूं इसी के पास है। तो ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स ऑफ F3 कितनी हो गई, 0 1 2, 2 नहीं हो सकती, 3 4 5 6 7। क्लियर, तो ये सारी पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकती है फॉर फंक्शन F3, ताकि आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या है, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल मिन टर्म्स हो गई, 7 पॉसिबल मिन टर्म्स हैं इसके पास, F3 के पास। सो आंसर इज F3। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स ऑफ F3 फॉर फंक्शन और आउटपुट ऑफ एंड गेट टू बी 0। तो देखिए जो कॉमन मिन टर्म्स होती है एंड गेट में वही पास होती है, यानी कि उन पोजीशंस पे ही क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो जो कॉमन मिन टर्म्स नहीं है, मतलब तीनों के पास नहीं है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर कोई भी 0 अप्लाई किया तो इन दोनों के पास है, बट इसके पास नहीं है तो आउटपुट नहीं पास होगा, मिन टर्म पास नहीं होगी। अगर 2 अप्लाई करता हूं तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 क्या हो जाएगा, मिन टर्म, आउटपुट पे पास हो जाएगी। तो 2 नहीं हो सकती मिन टर्म, बाकी सारी पॉसिबल मिन टर्म्स हैं उस फंक्शन के लिए। अगर सेम क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में अगर एंड गेट ना होके क्या गेट गिवन होता, अगर एक्सोर गेट गिवन होता, तो अगर यहां पे गिवन होता है एक्सोर गेट, दिस इज द फंक्शन F1, दिस इज फंक्शन F2, व्हाट इज द फंक्शन F। ठीक है, तो F1 इज गिवन लाइक दिस, F1 की मिन टर्म्स ये है, F2 की मिन टर्म्स ये है, फाइंड द फंक्शन F। क्या होता, फंक्शन F की मिन टर्म्स क्या होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये फंक्शन क्या है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। इसकी मिन टर्म 0 1 3, इसकी मिन टर्म 1 2 4, तो हम यहां तक तो ये कॉमन टेबल बनता, लेकिन यहां पे चेंजेस आता सिर्फ लास्ट ब्लॉक में। क्या चेंज आता, देखिए अब की बार F क्या है, F1 और F2 का एक्सोर हो रहा है, तो F1 विल बी रिटर्न एज F1 एक्सोर F2, बस यही डिफरेंस आता। अब मुझे F1 की वैल्यू भी पता है, F2 की वैल्यू भी पता है। अभी यही ट्रुथ टेबल बनाया था, कैसे बनाते हैं, 0 1 3 पे क्या आएगा, 1 1 1, बाकी सब जगह 0। मिन टर्म है 1 2 4 पे, तो 1 2 4 पे 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा, 0। तो ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। अब F1 एक्सोर F2 करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एक्सोर में क्या होता है, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1, व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0। तो 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हाउ मेनी मिन टर्म्स F हैज, तो F की मिन टर्म्स क्या क्या आई, पोजीशन नंबर 0 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 2 3 4। तो F आउटपुट फंक्शन F की मिन टर्म्स क्या आ गई, तो आउटपुट फंक्शन F विल बी रिटन एज मिन टर्म्स 0 2 3 4, राइट। तो F की मिन टर्म्स 1 कहां पे, फर्स्ट पोजीशन, दिस इज पोजीशन नंबर 0, तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है, तो 0 पे 2 3 और 4 पे मिन टर्म्स हैं, तो F फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो अगर ये फंक्शन और ऐसा फंक्शन गिवन हो तो क्या करो, ट्रुथ टेबल बना लो, F1 की कहां पे मिन टर्म्स है, F2 की कहां पे मिन टर्म्स है, क्योंकि ऑपरेशन जो होने वाला है वो F1 F2 पे हो रहा है, वो ABC पे नहीं हो रहा, वो फंक्शन F1 F2 पे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा F1 F2, बट F1 F2 की ये टेबल आ गई 0 1 0 1।
अब ऑपरेशन हो रहा है एक्सोर ऑपरेशन, तो एक्सोर में जब भी इनपुट्स डिफरेंट है आउटपुट 1, इनपुट सेम है आउटपुट 0, तो वही चेक करते गए F1 1 होगा F2 0, तो क्या होगा आउटपुट 1, F1 1 F2 1, आउटपुट क्या होगा 0, 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया, मुझे फाइंड आउट करना था ये मिन टर्म्स ऑफ एफ, तो मिन टर्म्स ऑफ एफ कहां पे आ गई, जहां जहां पोजीशन पे 1 है वो क्या है, सारी मिन टर्म्स है, तो पोजीशन नंबर 0 2 3 4 पे क्या आ गई, मेरी मिन टर्म्स आ गई। क्लियर? अब देखिए, अब बात करते हैं नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस, बूलियन फंक्शंस that can be generated from n variables। अगर फंक्शन क्या है, n वेरिएबल्स क्या है, तो हाउ मेनी फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम n वेरिएबल फंक्शन, फ्रॉम n वेरिएबल फंक्शन, n वेरिएबल फंक्शन से। तो अगर फंक्शन वो n वेरिएबल्स का है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n। This is the total number of functions that can be generated. For example, if function is of 2 variables, so how many functions we can generate? How many functions we can generate? ठीक है, अगर फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का तो हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी जनरेटेड, तो फंक्शंस क्या हुआ, n की वैल्यू क्या हो गई 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या इस फंक्शन के 2, तो बूलियन फंक्शंस कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n है। ठीक है, तो n अगर फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है तो कितने फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम n वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम n वेरिएबल्स। ठीक है, या n वेरिएबल फंक्शन के कितने बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शंस हो सकते हैं, तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि इसके 16 फंक्शन जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम 2 वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए कैसे ये 16 कैसे आया, हम जो ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं उसी का आउटपुट की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं ट्रुथ टेबल की, दिस इज ए दिस इज बी, तो आउटपुट क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज फंक्शन। मैंने क्या कहा, यहां पे कितने पॉसिबल फंक्शन होगा, अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन 2 वेरिएबल्स हैं तो उसके आउटपुट फंक्शन क्या है, नंबर फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम n वेरिएबल्स। ठीक है ना, n वेरिएबल से कितने फंक्शन जनरेट हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n टोटल फंक्शंस। अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा टोटल 16 फंक्शन जनरेट हो सकते हैं, मींस टोटल 16 फंक्शंस f1 से लेके f16। तो देखो ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है, कैसे, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम n वेरिएबल इज 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब देखो इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करते हैं, कैसे होगा 16। तो देखिए अगर फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है तो देखो f1 f2
मैंने कहा 16 वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर n वेरिएबल से फंक्शन फाइंड करने हैं तो 2n, दैट मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस कैन बी जनरेटेड। अब मैंने n के लिए 2, अगर मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2, तो मैं कह रहा हूं 16 फंक्शन जनरेट हो सकते हैं। वो देखो कैसे, फंक्शंस क्या होते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए a और b तो दो वेरिएबल्स हैं, a की वैल्यू 0 1 हो सकती है या b की वैल्यू 0 1 हो सकती है। तो देखिए either a can be 0 0, a b can be 0 0 0 1 1 0 या 1 1। ये हो गए इनपुट्स। अब इसके 16 फंक्शंस कैसे जनरेट हो सकते हैं, देखिए फंक्शंस किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो हो सकता है इसका सारों का आउटपुट 0 0 हो जाए, ये भी तो एक फंक्शन कहलाता है, ये भी क्या एक फंक्शन है, दिस इज द वन फंक्शन। इसका ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, एक ही तो फंक्शन होता है, वो सारे जीरो भी हो सकते हैं, एक 1 हो बाकी सारे 0। अब ये वाला पोजीशन 1 हो, दिस इज ऑल पॉसिबल फंक्शंस, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। या फिर दो 1 हो जाए बाकी सारे 0, या फिर 3 हो जाए 1 बाकी सारे 0, या फिर क्या हो सकता है, और देखिए या तो सारे 1 1 1 हो जाए आउटपुट, दिस इज वन फंक्शन। ये क्या है, सारे आउटपुट पॉसिबल फंक्शंस हैं। ये एक दो वेरिएबल से हम 16 फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, मतलब 16 ट्रुथ टेबल की अगर बात करें, सारा आउटपुट 0 हो जाए, कोई एक इनपुट 1 हो, कोई 2 आउटपुट 1 हो, मतलब 2 आउटपुट 1 हो, कोई 3 आउटपुट 1 हो, या चारों आउटपुट 1 हो। क्लियर, तो इसमें 0 1 1 0, ये हो गया 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हो गए, क्लियर है। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1, नेक्स्ट एक सीक्वेंस आएगा, देखो 1 1 0 0, और क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 1 0 0 और पॉसिबल करो, 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1। ओके ओके, ठीक है, और पॉसिबल 1। तो इसमें से देखना है कोई कैसे 16 कॉम्बिनेशंस आ गए, 1 1 0 0, तो 1 1 1 0 1 0, हाँ, तो ये आ गया 1 0 1 0। तो ऐसे 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है मेरे, मतलब आउटपुट, ये दो वेरिएबल्स का आउटपुट कितने पॉसिबल है, ये फंक्शंस, ये सारे 0 हो जाए, कोई एक 1 हो, कोई ये वाला 1 हो, बाकी सब 0 हो, ये वाला एक 1 हो, तो ये क्या है, इस दो वेरिएबल के ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हैं। ये सारे क्या है, फंक्शंस। दो वेरिएबल से 16 फंक्शन जनरेट हो सकते हैं, तो ये होते हैं फंक्शंस। ये ट्रुथ टेबल नहीं होते, इसको काउंट मत करना, ये फंक्शन की कॉम्बिनेशंस बताते हैं, वो तो 0 0 0 1 1 0 1 1, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। टोटल फंक्शंस कितने हुए, फंक्शंस तो 16 जनरेट हो सकते हैं दो वेरिएबल से, इसीलिए फॉर्मूला आया नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस। नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n, ये 2 की पावर 2 की पावर n,
तो अगर मैं 2 वेरिएबल्स, ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन करा 2 वेरिएबल्स के लिए, तो 2 वेरिएबल्स के लिए कितना हो, 2 रेज़ टू पावर 4 मींस 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, मतलब 16 आउटपुट पॉसिबल होते हैं, 16 फंक्शंस पॉसिबल होते हैं। हो सकता है सारे 0, हो सकता है सारे आउटपुट 1 हो सकता है एक आउटपुट 1 हो सकता है 2 आउटपुट 1 हो सकता है 3 आउटपुट 1 हो। तो दिस इज द ऑल पॉसिबल फंक्शंस। तो ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, मतलब 16 फंक्शन, 2 वेरिएबल्स के 16 फंक्शंस पॉसिबल होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए कि फंक्शंस किसे कहते हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन का फंक्शंस। तो ये क्या है, सारे फंक्शंस, ये एक फंक्शन, ये 2 3 ऐसे ही 16 तक के ये क्या हो गए सारे, क्या क्या आउटपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्या क्या आउटपुट पॉसिबल है, वो एक फंक्शन होगा। तो 2 वेरिएबल से हम 16 आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 16 क्या हो गए इसके पॉसिबल फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 2 वेरिएबल्स। अगर नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन देखो, नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, सेल्फ डुअल फंक्शंस, सेल्फ डुअल फंक्शंस होते क्या होते हैं, देखिए जो फंक्शन और उसका डुअल का एक्सप्रेशन क्या आ जाए, सेम ही आ जाए, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, सेल्फ डुअल फंक्शन होते हैं। तो जो टोटल फंक्शंस का हाफ क्या होते हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे हाफ ऑफ दैट फंक्शन विल बी सेल्फ डुअल फंक्शंस। तो नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शंस किसके बराबर होता है, 2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 2। टोटल फंक्शंस के, टोटल फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड डिवाइडेड बाय 2, वो क्या होते हैं, सेल्फ डुअल फंक्शंस होते हैं। जब डुअलिटी प्रॉपर्टी समझाई थी वहां पे भी बताया था सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो नंबर यहां पे देखो, टोटल फंक्शंस कितने जनरेट कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ उन टोटल फंक्शंस में से सेल्फ डुअल फंक्शंस कितने होंगे, एग्जैक्टली हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम n वेरिएबल्स, ठीक है। तो टोटल फंक्शंस का हाफ क्या होते हैं, सेल्फ डुअल फंक्शंस होते हैं। तो टोटल फंक्शन 2 रेज़ टू पावर n। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वो 3 वेरिएबल में पूछ लेंगे, 4 वेरिएबल में पूछ लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड, ये एक फंक्शन होता है, ये एक जो ट्रुथ टेबल में टेबल दिखती है, दिस इज द वन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन। ये पॉसिबल आउटपुट्स हैं ट्रुथ टेबल में। तो ये क्या देंगे, एक फंक्शन ही तो जनरेट करके देंगे, क्लियर। सो ये हुआ कंप्लीट लॉजिक गेट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। थैंक यू।